नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो बेहद ही खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। सबसे पहले हमारे आज के जो विषय रहेंगे उसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। आज हम बात करेंगे स्वच्छ गांव स्वस्थ किसान की। इसके साथ ही आपको जानकारी हम देंगे पराली प्रबंधन के बारे में भी। और देखा जाए तो देखिए दोनों ही जो विषय हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, किस तरह का और कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं वो नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले हमारे साथ जो पहली मेहमान हैं जो मौजूद हैं उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कनकलता जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र पंचमहल गुजरात से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर कनकलता जी। थैंक यू। यहाँ सबसे पहले डॉक्टर कनकलता जी जानना चाहेंगे आपसे, जब हम स्वच्छ भारत की परिकल्पना की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे कहा जाता है कि एक जो विकास का रास्ता है वो गांव से होकर गुजरता है, इसी तरह जब हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो ये भी हमारे सामने नजर आता है कि कैसे जो हमारे गांव स्वच्छ होंगे तभी एक सपना जो है और बेहतर तरीके से साकार हो सकता है। जी बिल्कुल। हम कहते हैं कि जहाँ पे स्वच्छता है वहीं पे ईश्वर का वास है और भारत तो गांव का देश है। अगर गांव स्वच्छ नहीं हुए तो वहाँ का रहने वाला किसान कभी स्वस्थ नहीं हो पाएगा। तो ये जो परिकल्पना हमारे देश में अभी चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक परिकल्पना लेकर के उठ खड़े हुए हैं एक मिशन मोड में, और उससे पहले भी जो महात्मा गांधी जी ने भी संकल्प किया था, कल ही हमने उनका जन्मदिन मनाया है और हर जन्मदिन पे हम संकल्प करते हैं कि हम सफाई का संकल्प करते ही करते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि ये संकल्प बहुत ही दृढ़ संकल्प हो और हम गाँव की ओर चलें, क्योंकि शहरों में तो देखिए लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो थोड़ी स्वच्छता की बात समझ में आ रही है। हालांकि अभी बहुत प्रयास की जरूरत है, लेकिन गांव में ये प्रयास और भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे किसान हैं, अभी भी वहाँ पे थोड़ी शिक्षा अभी भी व्याप्त है। लोगों के उनको अपने जो गंदगी है, पशुओं का जो पशु घर से जो भी निकलता है मल मूत्र उसका प्रबंधन है, खेतों से जो अवशिष्ट निकल रहा है उसका प्रबंधन वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि चारों तरफ गंदगी का अंबार होता है और जहाँ गंदगी होगी वहाँ आप जानते ही हैं कि बीमारियां अपने आप आमंत्रित हो जाती हैं। यानी कि एक चुनौती भी हम देख सकते हैं कि स्वस्थ गांव और स्वस्थ किसान की जब हम बात कर रहे हैं तो एक चुनौती भी है, कैसे हमारे जो किसान हैं उनके स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। इस बारे में और भी आपसे हम जानकारी लेंगे डॉक्टर कनकलता जी, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। जी देश के समुचित विकास के लिए हर छोटे लेकिन अहम पहलुओं पर ध्यान देना होता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही किया। उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को देश में जिस तरह से स्वच्छता और साफ सफाई की मुहिम चलाई थी वो आज एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो चुकी है, जिसका सकारात्मक रूप देखने को मिलने लगा है। वर्ष 2014 तक मात्र 39% स्वच्छता कवरेज थी। गंदगी के ढेर, खुले में शौच जैसे हालात आम थे, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के बाद न सिर्फ शहरों की तस्वीर बदल रही है बल्कि गांव के कोने कोने तक ये जागरूकता दिखाई दे रही है। लगभग 60 करोड़ लोगों ने खुले में शौच करने की अपनी आदत बदल ली है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य देश के सभी 6 लाख गाँवों को ODF प्लस बनाना है। खुले में शौच के विरुद्ध सफलता पाने के बाद अब ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसी अधिक जटिल और तकनीकी समस्याओं के समाधान पर फोकस किया जा रहा है।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से 1,16,000 से अधिक गाँवों ने खुद को ODF प्लस घोषित कर दिया है और लगभग 3 लाख गाँवों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन का काम भी शुरू हो गया है। 24 अगस्त 2022 तक ODF प्लस गाँवों की संख्या 1,03,398 है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत 62 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कर 100% ODF कवरेज हासिल किया गया। इन तमाम प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रति व्यक्ति सेहत में सुधार भी आया है। साथ ही 2.16 गुना कम खाद्य प्रदूषण, 12.7 गुना कम भूजल प्रदूषण, 2.48 गुना कम पेयजल प्रदूषण, इस तरह से ये मिशन हर ओर से देश के विकास में सहायक सिद्ध हो रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से एक उपलब्धि इसको हम मान सकते हैं जो कि अर्जित की गई है। इतनी बड़ी संख्या में जो गांव हैं जो कि ODF प्लस श्रेणी में अब आ चुके हैं और जैसा आपने जाना स्वच्छ भारत मिशन सेकंड एक तरीके से हम मान सकते हैं जो एक नया अध्याय जो शुरू होगा इस मिशन मोड का, जिसके तहत हमारे सामने जो और लक्ष्य रखे गए हैं उनको कैसे हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन डॉक्टर कनकलता जी, अगर देखा जाए जो स्वच्छता की हम बात करते हैं, जो बेहतर स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, ये सिर्फ जो गंदगी हमें हमारे जो पशुपालन क्षेत्र से निकलती है वो नहीं, बल्कि प्रदूषण जो है ये एक बड़ा कारण बनता है। और उसमें पराली को अगर देखा जाए, क्योंकि उससे निकला हुआ जो धुआं है वो जाहिर तौर पर एक बड़ा कारण होता है प्रदूषण का, और उसकी वजह से भी हम देख सकते हैं ना तो स्वच्छता हो पाती है और ना ही हमारा जो किसान है वो स्वस्थ रह पाता है। जी बिल्कुल। ये जो पराली है जो कि हमारे लिए किसानों के लिए एक मैं कह सकती हूँ कि जहाँ वो कूड़े की तरह इसका उपयोग हो रहा है वो एक कंचन है, क्योंकि उससे देखिए पशुओं का पेट भरता है। दूसरी बात है कि उससे उसको अगर अच्छी तरीके से प्रबंधन किया जाए तो बहुत दिनों तक पशुओं के लिए इसको बचा कर रखा जा सकता है, क्योंकि कुछ क्षेत्र में देखा जाता है कि गर्मी हो या ऐसे समय हो तो बिल्कुल ही चारा नहीं मिलता है। उस वक्त पराली ही एक साधन होता है जो पशुओं का पेट भर सके, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसको जो आजकल बायोगैस की बात हम करते हैं, जैविक गैस की बात करते हैं, वहाँ भी उसका उपयोग किया जा सकता है। और दूसरे भी बहुत सारी चीज़ों में, जैसे पहले ही थोड़ा बहुत उपयोग हो रहा था लेकिन थर्मोकोल वगैरह आने के बाद से इन चीज़ों का महत्व थोड़ा घट गया है। लेकिन ये थर्मोकोल हमारे लिए कितना बड़ा प्रदूषण का कारण बन रहा है ये तो सब लोग देखते होंगे। आप किसी भी जो पानी का तालाब है या कोई भी पानी का ऐसे वाटर बॉडी है वहाँ आप जाके देखिए, आपको थर्मोकोल की चीज़ मिल जाएंगी। तो अगर उनको रिप्लेस करके फिर से पराली का उपयोग हो पैकिंग करने के लिए, जहाँ पे कूलिंग इफेक्ट देना होता है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाने लगे, और उसके बाद इसको चॉपिंग करके मतलब छोटे छोटे टुकड़े में करके गोबर के साथ ब्रिक्स बनाए जा रहे हैं। कई जगह जो कोयले का बुरादा होता है उसके साथ ब्रिक्स बनाए जा रहे हैं और ये ईंधन के रूप में इसका उपयोग हो रहा है। यानी इसका प्रबंधन जो है वो अब हमें करना होगा और देखिए किस तरीके से अलग-अलग जो इसका उपयोग है या सदुपयोग हम कह सकते हैं वो कहाँ हो सकता है। ना सिर्फ ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में ब्रिक्स तैयार किए जाते हैं और यहाँ तक कि जो बर्तन हैं वो भी इसके जरिए तैयार होते हैं, लेकिन आवश्यकता तो इसको सिर्फ जानने की, समझने की और अपनाने की। इस बारे में भी विस्तार से हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। जी बिल्कुल। किसान खासकर साल में 2 बार फसल अवशेषों को जलाता है। हमारे देश में गेहूं और धान दोनों ही बम्पर पैदावार वाली फसलें हैं। अप्रैल में गेहूं की फसल तो सितंबर अक्टूबर में धान की फसल तैयार हो जाती है और इसी दौरान फसल अवशेषों को जलाया जाता है। धान की फसल कटने के बाद तुरंत गेहूं की फसल भी बोनी होती है और इसलिए अगली फसल बोने के लिए खेत भी तैयार चाहिए। इस आपाधापी में किसान के पास समय की कमी होती है और वो पराली को आग के हवाले कर देते हैं। फसल अवशेषों को जलाने से वायु प्रदूषण वातावरण की निचली सतह पर इकट्ठा होता है, जिसका सीधा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर होता है। प्रदूषण हवा द्वारा दूर दूर तक फैल जाता है। ये प्रदूषण ग्रीन हाउस गैस पैदा करके मौसम में बदलाव का कारण बनता है। इतना ही नहीं, फसल अवशेष जलाने से वातावरण में खतरनाक रसायन घुल जाते हैं। एक शोध के अनुसार 1 टन धान के अवशेष जलाने से 5.5 किलो नाइट्रोजन, 2.3 किलो फास्फोरस, 25 किलो पोटाश, 1.2 किलो गंधक और करीब 400 किलो कार्बनिक पदार्थों की हानि होती है, जबकि ये सभी तत्व बेहतर पैदावार में सहायक हैं। वहीं फसल अवशेष जलाने से स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ शोध के बाद पराली प्रबंधन के कुछ उपाय निकाले गए।
पराली एक बेहतर खाद, मशरूम उत्पादन का आधार और अन्य कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कंबाइन से कटाई के बाद फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाकर बिना पराली जलाए जीरो टिलेज मशीन से बिजाई करके और SMS लगी कंबाइन से कटाई के बाद हैप्पी सीडर से बुआई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो जाना आपने किस तरीके से सदुपयोग जो है वो आप पराली का कर सकते हैं, पराली प्रबंधन जो है वो हो सकता है। फिलहाल हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ नंदस्वरूप मिश्रा जी जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी नंदस्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मैं सर जानना ये चाहता कि जो स्वस्थ किसान की बात कर रही, तो ऐसे में जो हम लोग खेती करते हैं इसमें अंधाधुंध खाद डालते हैं, अंधाधुंध रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, हमारी मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है, उससे जो फसल हमारी पैदा होती वो बीमार होती, जो लोग खाते हैं वो बीमार हो जाते हैं। तो ऐसी दशा में हमें सबसे पहले तो मिट्टी की सेहत को सुधारना होगा, तब हम स्वस्थ किसान हम बन सकते हैं। चलिए बिल्कुल, देखिए आपने पूरी बात तो खुद ही बता दी कि कैसे जो स्वस्थ किसान है वो हो सकता है। मैं यहाँ चाहूँगा डॉक्टर कनकलता जी आप भी बताएं कि कितना ज़रूरी, क्योंकि जो स्वच्छ गांव की जब हम बात कर रहे हैं तो ये स्वच्छता सिर्फ ये नहीं कि हमारे घर आंगन में ही रहे, बल्कि खेत की अगर बात की जाए, उस मिट्टी की अगर बात की जाए तो वहाँ भी वो स्वच्छता ज़रूरी है। और वो कैसे आ सकती है? बहुत ज़रूरी है। इन्होंने जो कहा मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ और मैं उनको ये बताना भी चाहती हूँ कि आजकल देखिए कि प्राकृतिक खेती के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान की बात हो रही है उसी प्रकार से प्राकृतिक खेती की भी बात हम बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। तो अगर ये भाई इतने जागरूक हैं तो मुझे खुशी हो रही है कि हमें प्राकृतिक खेती को दूर दूर तक, बहुत अंजाम तक ले जाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। और वो एक बहुत बड़ा जवाब है हर प्रकार के जो गांव में फैलने वाले कूड़ा कचरा को निपटाने का एक बहुत बड़ा जवाब है हमारा प्राकृतिक खेती। तो उन भाई से मेरा यही आग्रह होगा कि आप प्राकृतिक खेती के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें और उस तरफ बढ़े। उस रासायनिक मुक्त खेती होगी, रसायन मुक्त खेती होगी तो अपने आप ही आप जो हमारे पास जो गोबर है या जो भी पशु अपशिष्ट है उनका हम उपयोग करेंगे और उपयोग करेंगे तो हमारे गांव में बहुत सफाई आएगी। ये तो मैंने जो अपने जो भाई अभी जुड़े थे, जो सवाल जिन्होंने पूछा, मैं उनके लिए थोड़ा उनसे सहमत होते हुए उनकी बात का मैंने समर्थन किया। लेकिन जो आपने बात किया तो ये बिल्कुल बात है। देखिए गांव घर की सफाई जरूरी है, खेत की भी सफाई जरूरी है, क्योंकि अभी हमने सुना कि बहुत सारे शहर हैं जो कि शौच खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं, लेकिन गांव में अभी भी ये प्रतिशत उतना हमारा लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाए हैं और आज भी लोग खुले में शौच जाते हैं। लेकिन लक्ष्य से देखिए, जो हमने एक निर्धारित लक्ष्य तय किया था वो समय से पहले हमने उसको हासिल किया है, ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और जहां तक हम बात करते हैं पराली प्रबंधन को लेकर, डॉक्टर JPS डबास भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर डबास, आपका बहुत बहुत स्वागत हेलो किसान में। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं CATT IRI पूसा नई दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और यहाँ जैसे कि डॉक्टर डबास हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि जो पराली प्रबंधन है वो कैसे हमें करना चाहिए, यानी पराली का ना सिर्फ उपयोग बल्कि हम सदुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन इस दिशा में किस तरीके से किसान जो है वो आगे बढ़ सकता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, पराली एक हमारा संसाधन है और ऐसा संसाधन है जो किसानों की आमदनी बढ़ा सकता है और साथ साथ में मृदा के स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी कर सकता है। इसके साथ साथ आज आप जानते हैं कि हमारे देश में पशुओं की संख्या बहुत अधिक है और आपको देखा होगा कि अप्रैल महीने में ही जो भूसा था उसका भाव लगभग 13-14 रुपये किलो था और इसकी कमी थी और कई राज्यों में उसको बंद तक किया गया था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकता है। लेकिन पराली को हम अपने पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसको पैकिंग मटेरियल, खासकर जितने भी चाइनीज क्ले के जो बर्तन बनते हैं उनमें पैकिंग मटेरियल भी यूज होता है। इसके साथ साथ इसको चॉप करके अगर मिट्टी में मिला देते हैं तो वहाँ पे ये खाद का भी काम करता है। और पूसा संस्थान ने एक वेस्ट डिकम्पोजर तकनीक विकसित की है जिसके प्रयोग से विदिन 15 और 20 डेज आप ये मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ाता है। इसके साथ साथ जो हमारी फसल उसका उत्पादन भी बढ़ाता है और ये मृदा का नमी है उसके संरक्षण में भी काफ़ी अहम योगदान दे सकता है। इसके साथ साथ पराली से हम विभिन्न दूसरे यूज भी कर सकते हैं, जैसे पराली से हम बायोगैस भी बना सकते हैं, नेचुरल गैस भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ इसको दूसरे कामों में भी उपयोग किया जा सकता है। तो पराली हमारे लिए एक संसाधन है, इस संसाधन का उपयोग हमें करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमें पूसा संस्थान ने कुछ ऐसी किस्में निकाली हैं जिनको हमने खेत की जुताई के बगैर
पराली को चॉप करने के बाद उसमें सीधी बुआई कर सकते हैं, जिसको जीरो सीड ड्रिल कहते हैं। तकनीक ऐसी है जिसमें आपको ना खेत को जुताई करनी है, केवल नमी प्रॉपर होनी चाहिए और आपका जो खरपतवार प्रबंधन है वो ठीक होना चाहिए। आप सीधे अगर गेहूं की बुआई करते हैं तो उससे आपका उत्पादन भी बढ़ता है, आपकी लागत भी कम होती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और साथ साथ में पोषक तत्वों का ह्रास भी बचता है। और जो सबसे बड़ी बचत है वो ये है कि हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित होने से बचता है। तो ये आज हमें एक ऐसी तकनीक है जिसको हमें इस्तेमाल करते हुए हमें किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए किस प्रकार से हम अपने एनवायरनमेंट को बचाते हुए, किसान की लागत को कम करते हुए, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाते हुए और हम किसान की उत्पादन को बढ़ा सकें। वही उसी तरफ पूसा संस्थान या दूसरे जो हमारे कृषि संस्थान है वो प्रयास कर रहे हैं। उसके काफी सार्थक परिणाम भी सामने आए। जी बिल्कुल, काफ़ी सार्थक परिणाम जो हैं, सकारात्मक परिणाम जो हैं वो अब हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता है कि इसी तरीके का जो प्रबंधन है वो अपनाया जाए। और इसके देखिए एक फ़ायदा और है कि जो स्वच्छता है उसको भी हम इसके ज़रिए बढ़ावा दे सकते हैं, जो कि आवश्यकता है जिसकी। जैसे हम स्वस्थ भारत और लगातार आपको बताते हैं किस तरीके से स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की हम बात करते हैं, ऐसे ही स्वच्छ गाँव और स्वस्थ किसान ये ज़रूरी, इसके बारे में हम जानें, समझें, अपनाएं, साफ सफाई रखें और इसके साथ साथ इस नए भारत को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं। फिलहाल आगे भी हमारे जो विषय हैं इसके बारे में हम हमारे विशेषज्ञ के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं स्वच्छ गांव और स्वस्थ किसान और साथ ही पराली प्रबंधन, यानी स्वच्छता की बात जो है वो आज हम अपने कार्यक्रम में कर रहे हैं। साथ ही पराली का सदुपयोग आप कैसे कर सकते हैं और दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अनुराग जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी नमस्कार जी नमस्कार। हम पराली के बारे में पूछ रहे हैं, इसका कोई समाधान बनाओ। जी, इसका क्या समाधान हो सकता है ये आप जानना चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि जो कंपाइन के पीछे जो कटर होता है जी, उस कटर द्वारा मशीना में तो स्टार्ट होनी चाहिए। चलिए बिल्कुल, कंबाइन के बाद जो अवशेष रह जाते हैं उसको कुतरा मार है, बारीक कर दे उसको जी, उसको मतलब खेत में मिट्टी में डाल सकता है। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर अब्बास, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप इनको? मैं इनको बताना चाहूँगा और किसान भाई को, आज हमारे पास कई सारे संसाधन हैं। एक तो चॉपर करके एक मशीन आती है जो कि खेत में उसको छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और ये टुकड़े मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद में हम सीधी बुआई कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास एक मशीन है जिसको कहते हैं हैप्पी सीड ड्रिल। हैप्पी सीड ड्रिल में क्या होता है कि जो पुराल होता है उसको काट देते हैं और काट के साथ साथ में गेहूं की बुआई करती है। ये भी हो सकता है। तीसरी बात ये है कि अगर हमारे पास 10 दिन का भी समय, 10 या 15 दिन का भी समय है, तो हम इसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे करके उसमें अगर एक पानी दे देंगे और पानी लगाने के बाद 10-15 दिन के बाद में ये जो आपका पुराल था ये ऑलमोस्ट गल जाएगा और गलने के बाद मिट्टी में मिल जाएगा जी। और साथ साथ में आपके खाद का काम करेगा। इसके साथ साथ में कुछ ऐसी मशीनें भी आ रही हैं जो पुराल को खेत में से इकट्ठा कर देती हैं और इकट्ठे पुराल के खरीदार बहुत हैं। कुछ लोग तो इससे गैस बना रहे हैं, कुछ लोग इसका उपयोग जो है पशुओं के चारे के लिए भी कर रहे हैं और कुछ लोग इसका पैकिंग मटेरियल में भी। और आज ये जो पुराल है ये कुछ लोगों का 3 से 4 हज़ार का बिक जाता है अगर हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं पर एकड़।
तो किसान के लिए संसाधन हो सकते हैं। और जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, पंजाब सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, ये सभी सरकारें इसमें मदद कर रही हैं किसानों की कि किस प्रकार से के प्रबंध करते हुए हम अपने वातावरण को सुरक्षित कर सकते हैं और नई तकनीकी अपना के किसान को आगे बढ़ा सकते हैं। उस दिशा में काफी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर अब्बास जैसे बता रहे थे कि कंबाइन के बाद जो अवशेष बच जाता है, लेकिन कंबाइन के साथ अगर हम एसएमएस को भी जोड़ देते हैं तो शायद इसका निस्तारण वहीं हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। और हमारे बहुत से किसान भाई कर भी रहे हैं। और जो किसान भाई कर रहे हैं, खासकर करनाल के आसपास जीरो सीड ड्रिल का बहुत लंबा चौड़ा एरिया लगता है और जिसमें किसानों को लगभग 2,500 से 3,000 रुपये जो खेत पे खर्चा आता है वो बच जाता है। साथ साथ में गेहूं की बुआई जल्दी हो जाती है और उत्पादन भी अधिक मिलता है। इसमें केवल एक ध्यान रखना होता है कि जो खरपतवार प्रबंधन है उसमें खरपतवार नाशी का 2 बार प्रयोग करना पड़ता है, एक तो बुआई के बाद में और एक जब गेहूं की फसल लगभग 30 से 35 दिन की हो, क्योंकि आपने जुताई नहीं की है, जुताई ना करने की वजह से थोड़े खरपतवार ज्यादा उगते हैं, तो उनका अगर प्रबंध कर लेते हैं तो किसान की जो है 10 से 15% आमदनी बढ़ती है और साथ साथ उसकी खाद की बचत होती है। और सबसे बड़ी जो बात यह है कि किसान की टोटल उत्पादन लागत कम होती है और उत्पाद की गुणवत्ता और उसका उत्पादन जो बढ़ता है, तो ये दोनों ही लाभ किसान को काफी अच्छे मिलते हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं स्वच्छता की भी, और इसी कड़ी में डॉक्टर कनकता जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि जब स्वच्छ गांव की हम बात करते हैं तो अलग अलग इसके कारक हम देख सकते हैं। हालांकि शुरुआत में हमने अपनी रिपोर्ट में बताया किस तरीके से करीब 11 लाख से अधिक जो शौचालय हैं उनका निर्माण भी कराया गया है, लेकिन इस दिशा में आपको लगता है कि जो एक गाँव के लोग हैं, किसान हैं, उनमें भी अब जागरूकता नजर आती है स्वच्छता को लेकर? जी हाँ, जागरूकता बहुत आई है, लेकिन मैंने कहा कि प्रयास अभी भी जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए शौचालय तो बने हैं गांव में और अभी बन रहे हैं और लेकिन शौचालय का उपयोग करने की आदत भी उनकी डलवानी ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग भी काम करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं केवीके में हूँ, तो हम जब भी गांव में जाते हैं तो मैं अक्सर अगर मैं चली गई गांव में तो मैं सबसे पहला ये सर्वेक्षण तो जरूर ही कर लेती हूँ कि भाई कितने शौचालय हैं और शौचालय का उपयोग हो रहा है या नहीं, क्योंकि बन जाना तो एक बात हुई, लेकिन उसका उपयोग भी होना, जब तक उपयोग नहीं होगा तब तक गंदगी से हम निजात नहीं पा पाएंगे। तो ये भी बहुत जरूरी हो रहा है कि उनको इसकी तरफ भी उनको प्रेरित करें कि जो हुआ है, घर के हर लोग, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि ये महिलाओं के लिए है और पुरुष अभी भी बाहर चले जाते हैं, तो हम उनको भी बताते हैं कि ये महिला और पुरुष की कोई बात नहीं है, आप सब लोग इस शौचालय का उपयोग करो जो आपके घर में बना है। तो ये हाँ जी, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसका कुल आंकड़ा देखें तो वो करीब 11 करोड़ से भी अधिक है जो शौचालयों का निर्माण कराया गया, और इसके साथ ही करीब 60 करोड़ से अधिक लोग हैं जो कि पहले खुले में शौच के लिए जो जाते थे, लेकिन उन्हें अब इस तरह की सहूलियत मिल रही है, सुविधाएं मिल रही हैं, जिसके चलते एक जो स्वस्थता की जब हम बात कर रहे हैं तो हम मान सकते हैं डॉक्टर कलकत्ता जी, इसके साथ साथ जो बीमारियां हैं उनसे भी अब हमारे जो किसान है थोड़ा सा दूर हो रहा है, क्योंकि स्वच्छता होगी तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी बिल्कुल। आप देखिए ना, पहले हैजा एक महामारी के रूप में जब विकराल रूप धारण करती थी तो गांव का गांव सफाया हो जाता था, लेकिन अब आप बहुत कम देखेंगे बरसात के समय में थोड़ी सी जो पानी से जो जल जनित जो बीमारियां होती हैं उसका प्रकोप भी अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये मतलब दृष्टिगोचर हो रहा है कि स्वच्छता है, लोग बाहर में खुले में शौच नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पीने के पानी के जो संसाधन थे, कुआं है, तालाब से तो अभी कोई खैर पानी नहीं पीता है, लेकिन कुआं है, हैंड पंप है, इन सब में भी जो जल रिस कर जाता है वो भी अगर साफ सफाई से जा रहा हो तभी वो पानी स्वस्थ अच्छा होता है। तो अभी ये जब खुले में शौच बंद हुआ तो वो जल वाले जो स्रोत हैं वो भी अभी सही है और वहां से स्वस्थ अच्छा पानी, स्वच्छ पानी मिल रहा है, तो बीमारियां तो कम होंगी ही होंगी। दूसरी बात है जैसे कूड़े का प्रबंधन है, अगर कूड़ों का प्रबंधन भी बहुत हद तक हुआ है और बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें काम कर रहे हैं, कोई एक डिपार्टमेंट नहीं। अगर आप देखें तो पशुपालन डिपार्टमेंट है तो वो कंपोस्ट पिट की बात करता है, अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो वो पराली प्रबंधन की बात करते हैं, ऐसे ही बहुत सारे जो हेल्थ विभाग के लोग आते हैं, ग्रामीण विकास वाले जो विभाग के, मतलब हर जगह ये पूरा एक सामूहिक सहयोग से ये काम हो रहा है। और यहाँ पे देखिए कि पहले आप मलेरिया का भी प्रकोप धीमे धीमे जो अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ये कम हो रहा है। कारण है कि अब जो
जो ये मतलब पहले जल जमाव होता था जहाँ जहाँ गड्ढे में, अब उन सब जगहों को भर दिया जाता है, उसको साफ। इवन तो आजकल तो हम लोग और इसके पीछे एक मुख्य कारण हमारी सरकार की जो नीतियां हैं वो भी रही हैं। किस तरीके से एक मिशन मोड में देखिए, जब स्वच्छ भारत की हम बात करते हैं इसको लिया गया, और उसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो लगातार सरकार की तरफ से भी मदद जो है वो दी गई शौचालय बनवाने के लिए। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर जैसे मेरे खेत में मक्का बोई अपन ने जी, तो जैसे मुट्ठे तोड़ने के बाद तो जैसे हम जलाते हैं, तो जैसे हम कौन सी मशीन से हम बारीक किया जा सकता है? चलिए कैसे उसको बारीक हम कर सकते हैं जिससे वो खेत में ही रहे, क्या जानकारी देना चाहेंगे डॉक्टर अब्बास? मैं आप जितेंद्र जो बताना चाहूँगा कि जो चॉपर है वो इसी काम आता है कि उसको काट काट के छोटे टुकड़े कर देता है, और ये मक्का को ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो आज इनकी गेहूं का उत्पादन भी बढ़ेगा और जो रबी वाली फसल उसको काफी लाभ मिलेगा, और साथ साथ में नमी का संरक्षण भी होगा। तो ये चॉपर से काट सकते हैं, और काटने के बाद अगर खेत में ही रहेगा तो उसके खाद भी बन जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगी, और उसकी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसमें भी वृद्धि करेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि पानी का भी बचत होती है, तो ये किसानों को काफी लाभदायक है, इसको करना भी चाहिए, और जितना हम इसका ज्यादा उपयोग करेंगे उतना अच्छी बात है। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर अब्बास जानना चाहेंगे आपसे, अगर औसतन हम देखते हैं, क्योंकि इसके जरिए जो नुकसान होता है वो हम सभी जानते हैं, एक तीली देकर किसान छोड़ देता है, उसके बाद ना सिर्फ जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है, जो मृदा है उसका स्वास्थ्य खराब होता है, जो हम तक भी, बल्कि हम कह सकते हैं हमारा भी जो स्वास्थ्य है वो खराब होने लगता है प्रदूषण की वजह से। लेकिन अगर औसतन देखा जाए, किसान इसका सही से प्रबंधन करे तो कितना मुनाफा जो है वो इसके जरिए मिल सकता है किसान को? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी हम पराली को खेत में जलाते हैं तो जो ऊपर की 2 इंच मिट्टी है उसमें जितने भी हमारे लाभदायक जीवाणु हैं वो सभी के सभी मर जाते हैं, और ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि यही जीवाणु खेत में जो भी हमारे जो कूड़ा करकट डालते हैं उसका खाद में कन्वर्ट करते हैं, और वो मर जाते हैं तो हमें नुकसान होता है। इसके साथ साथ में कुछ न्यूट्रिएंट है उनका भी लॉस हो जाता है, तो हमें अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ता है जी। इसके साथ साथ में किसान को जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि हमारा जो वातावरण है वो भी प्रदूषित होता है, और आज हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या अगर कभी आती है दिवाली के आसपास में, तो वो केवल हम यही कहते हैं कि खेतों में पराली जलाई जा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली का प्रदूषण हो रहा है और दूसरी जगह पोल्यूशन हो रहा है। और इसी पराली से हमारे बहुत से किसान भाई मशरूम की खेती भी कर रहे हैं इसी पराली के ऊपर, इसी पराली का चारे में भी उपयोग हो रहा है, इसी पराली का पैकिंग में भी उपयोग हो रहा है, और इसी पराली का उपयोग करके बायोगैस भी जनरेट की जा रही है, इसी पराली का उपयोग करते हुए नेचुरल गैस भी जनरेट की जा रही है। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं जिसको हमें किसान भाइयों को करना चाहिए, और इसमें जो हमारी सरकार ने आजकल जिसने फार्म आपके एफपीओ जो प्रमोट किए हैं, एफपीओ भी इसमें एक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं कि वो किसानों को गाइड करें, क्योंकि किसानों को तकनीकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और कुछ किस्में गेहूं की ऐसी निकली हैं जो जीरो से जो हमारी जो है ना इसी काम के लिए हैं, जिसको हम कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो उसमें हम सीधी बुआई में अगर करते हैं तो उसमें किसी जुताई की आवश्यकता नहीं होती, तो वो भी एक लाभ है। और कई अब यानी विकल्प हमारे पास कहीं हैं और उनको जाहिर तौर पर अपनाने की आवश्यकता है, जिससे अपनी लागत को हम कम कर पाएं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, मितुफ जी हमारे साथ जुड़े हैं तेलंगाना से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो सर। हेलो जी मितुफ जी। हाँ सर, हमारा कानों का प्रॉब्लम है सर जी। अपना हेयर कानों का प्रॉब्लम, कान। आप जानना चाह जो पराली की समस्या है उसका क्या निस्तारण कर सकते हैं? अपना कान में कि सर हेयरिंग जी, कैसे इसको काम में लिया जा सकता है? सर कान से आवाज आ रही है, सीटीएम बजते हुए। जी, जहाँ तक देखिए हम इनका सवाल समझ पा रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ विविधता जो है वो पाई जाती है बल्कि भाषा की विविधता भी डॉक्टर अब्बास हमारे देश में है। फिलहाल तेलंगाना से हमारे साथ जुड़े हैं और जिनका सवाल जहाँ तक हम समझ पाए हैं जानना चाह रहे हैं कैसे उसका जो कुछ प्रयोग है, पराली अगर रहती है तो उसका हम कर सकते हैं। एक किसान जो है अपने स्तर पर कैसे उसका निस्तारण या प्रबंधन कर सकता है? मैं अपने किसान भाई को बताना चाहूँगा कि पराली हमारा एक संसाधन है, और इस संसाधन को हम पशुओं के चारे के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये पैकिंग मटेरियल में इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ इसको हम काट के मिट्टी में ही मिक्स कर देते हैं तो मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने में काम आता है। इसके साथ साथ बहुत सी पराली बिकती भी है, और इसका बायोगैस में भी बहुत सी जगह बड़े बड़े बायोगैस प्लांट बने हैं, जिससे इसके अंदर गैस बनती है और गैस से खाद भी बन जाता है, और साथ साथ में हमें एक ऊर्जा मिल जाती है और पराली उसमें बिक जाती है। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए हैं और इसके प्रयास बड़े सार्थक भी रहे हैं, जो कि हम पोल्यूशन को भी कम करने में आते हैं।
इसके अलावा मैं फिर दोबारा बताना चाहूँगा कि जो हमारा जीरो सीड ड्रिल है या हैप्पी सीड ड्रिल है, ये दोनों मशीनें ऐसी हैं जिसमें हम सीधे खेत में बुआई कर सकते हैं। उसमें चाहे पुराल हो, पुराल भी उसमें सड़ जाता है और 15-20 दिन में ही ये खाद में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में हमारा जो फसल है उसको काफ़ी लाभ मिलता है। उसमें बस एक ही दिक्कत आती है, क्योंकि जब जो जीरो टिलर है तो वहाँ पे हम 2 बार वीडीसाइड का प्रयोग करते हैं। तो बुआई के तुरंत बाद में 30 से 35 दिन में अगर खरपतवार आते हैं तो उसमें प्रयोग करना चाहिए, तो उसका काफ़ी लाभ मिलता है। तो पराली हमारा एक संसाधन है, ये हमारा सिर दर्द नहीं है। आपने देखा होगा कि पराली पहले भी होती थी, जब हाथ से कटाई होती थी टोटल पराली खेत में बिक जाती थी, और अभी भी खेत में पराली बिक रही है। लेकिन जहाँ तक हम जब कंबाइन से काटते हैं तो इसमें किसान को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर उसको इकट्ठा करना है तो एक अलग से मशीन और लगानी पड़ती है, उसको इकट्ठा करना पड़ता है, चॉपर चलाना पड़ता है। अगर काटने के उसमें खेत में मिक्स करना है तो चॉपर चलाना पड़ता है। और अगर कुछ और भी ना करें तो सीधे जो वेस्ट डिकम्पोजर, जो पूसा संस्था ने एक तकनीकी विकसित की है जिसका काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी किया गया है, दिखाया भी गया है, तो इसमें उसका छिड़काव कर दिया जाता है। और छिड़काव करने के बाद में 1-2 सिंचाई दी जाती है और ये 15 से 20 दिन में बिल्कुल गल जाती है। फिर आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो मिट्टी में मिल जाती है और ये सीधे इसमें फिर खाद में बुआई कर सकते हैं। तो पराली के प्रबंध तो बहुत सारे हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पराली के उपयोग से कंपोस्ट बनाते हैं, जिसमें मशरूम की या ढींगरी की खेती भी कर रहे हैं। तो ये भी एक संसाधन के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है, तो वो किया जाना चाहिए। तो मैं अपने किसानों को यही कहना चाहूँगा कि आप सही जानकारी के आधार पे और जो भी आपकी आवश्यकता है उसके आधार पे इसको देखते हुए इसका प्रबंध करें। जलाना कोई विकल्प नहीं है, जलाना तो उसको नुकसान करना है, वातावरण को भी नुकसान करना है, साथ साथ में हमारी मिट्टी है उसको भी नुकसान करना है। और सबसे बड़ी बात है जो सूक्ष्म जीव मिट्टी के अंदर, उनके ऊपर इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उसको रोकने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमारे किसान भाइयों को कोई विकल्प चुनना चाहिए। और ये विकल्प आपको मिल सकता है, आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र वालों से बात कर सकते हैं, वो भी आपको दे सकते हैं। इसके साथ साथ में आपकी एक हेल्पलाइन है, जो टोल फ्री हेल्पलाइन है, उससे भी आप बात कर सकते हैं और पूसा संस्थान से भी जुड़ सकते हैं। तो हम भी आपकी मदद करने में प्रयास कर रहे हैं। और हमारी जानकारी सारी सरकारों ने पूसा संस्थान के साथ में MOU किया है, जो पूरे के पूरे क्षेत्र में हमसे वेस्ट डिकम्पोजर खरीदते हैं और किसानों के यहाँ डालते हैं। इसमें दिल्ली का सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है और इसके साथ साथ में दूसरे लोग भी इसमें आगे आ रहे हैं। जी, तो देखिए इस तरीके से अब प्राथमिकता जो है इस बात को दी जा रही है, कैसे इसका सदुपयोग हम कर सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर कनकलता जी आपसे भी जानना चाहेंगे, जब हम स्वच्छ गाँव की बात करते हैं तो इसमें महिलाओं की भागीदारी किस तरीके की आपको नजर आती है और किस तरह का योगदान है इसमें? महिला जब सुबह उठती है तो सबसे पहले वो सफाई का ही यंत्र लेके उठती हैं। मतलब सबसे पहला काम जब शुरुआत करती हैं तो घर में झाड़ू लगाती हैं और पशुशाला हो तो पशुशाला की सफाई करती हैं, क्योंकि ये सफाई का जिम्मा महिलाओं के ही हाथ में होता है। तो महिलाएं तो भागीदारी निभा ही रही हैं, लेकिन उनको अभी जो थोड़ी सी जो तकनीकियां हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी जा रही है और ये प्रयास जारी है कि जो वो कूड़ा निकाल रही हैं उसका प्रबंधन कैसे हो। जैसे डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं ना कि प्रबंधन बहुत जरूरी है, तो यहाँ भी प्रबंधन की बात आती है। क्योंकि गांव में अक्सर आज भी देखा जा रहा है कि लोग जो खास करके जो पशुशाला से जो चीजें निकली या घर से जो कचरा निकला उनका वो एक ढेर बना देते हैं। और वो ढेर बना देने से क्या होता है, एक तो वो खुले में पड़ा रहता है, तो उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं जो उनके खेतों के लिए बहुत ही पौष्टिक हैं वो तो हवा में उड़ जाती हैं। धूप लगता है तो गोबर सूख जाता है और जो भी कचरा है वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। और दूसरी बात होती है कि इधर उधर फैलता है और मच्छर मक्खी का भी आमंत्रण होता है उससे, तो बीमारियां भी उनसे फैल सकती हैं। तो इसके लिए महिलाओं की जो भागीदारी है वो थोड़ी सी तकनीकी ज्ञान का वहाँ बहुत ज्यादा आवश्यकता है और ये हर क्षेत्र में हमारा प्रयास जारी हो रहा है, कर रहे हैं। लेकिन महिलाओं को और जागरूक भी होना पड़ेगा और तभी महिला जो है ना जो कर रही है उसको बेहतर तरीके से करेंगी। बिल्कुल, तो देखिए और बेहतर तरीके से वो कर सकती हैं, क्योंकि अब हम सभी जानते हैं कि सूखा जो हमारा कूड़ा है उसको कहाँ डालना है, जो गीला कचरा है उसको कहाँ डालना है, यही आवश्यकता है। इसके जरिए ही जो स्वच्छता है उसको और हम बढ़ावा दे सकेंगे। फिलहाल हमारे साथ कन्हैया लाल जी जुड़े हैं देवास मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका कन्हैया लाल जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप पहले बंद कर दें। जी सर, मैं कन्हैया लाल बोल रहा हूँ सर। जी मैंने सर बात यह है कि हमने जैसे सोयाबीन की हार्वेस्टिंग की, उसमें खरपतवार काफी ज्यादा है जी, तो हमने उसमें 24 घंटे में खरपतवार को समाप्त कर दिया। उसके बाद सोयाबीन की हार्वेस्टिंग कर ली।
तो उसमें खरपतवार अधिक है, जब वो खरपतवार सूख जाता है तो क्या वह जमीन का जो कार्बन वगैरह है खेत में उसका रिजल्ट दिखेगा या फिर वो ऐसे वेस्ट हो जाएगा? क्या है कि जो उसमें ग्रीननेस था, जो भी खरपतवार था वो खत्म हो चुका है, तो क्या उसको खाद में उसका बेनिफिट मिलेगा या फिर दवाई की वजह से खत्म हो चुका है? चलिए, बिल्कुल ये जानना चाह रहे हैं किस तरीके से। देखिए लाल जी, जो भी खरपतवार है आपका वो एक संसाधन है, वो इसको मल्चिंग कहते हैं। जब भी हम सूखे खरपतवार होते हैं जिसको हम काटते हैं तो कई बार अगर दो लाइनों के बीच में रख देते हैं तो इसको मल्च कहते हैं। मल्च दो किस्म की होती है, एक प्लास्टिक की मल्च होती है, एक जो भी हमारे खरपतवार या पत्ते, सूखे पत्ते या जो पत्तियां होती हैं इनका भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो जो जब मल्च का हम प्रयोग करते हैं तो मल्च के 2-3 फायदे हैं जी। सबसे बड़ा फायदा ये है कि मल्च जो है वो नमी का संरक्षण करती है। दूसरा फायदा ये, जब मल्च गल जाती है तो मिट्टी में खाद का काम करती है और खाद बन जाती है और हमारे पौधों के लिए काफ़ी काम आती है। तीसरी बात ये आती है कि ये इवन कीड़े बीमारी के प्रकोप में भी कम करने में कामयाब होती है। और ये जो नीचे का वातावरण है, जो माइक्रो क्लाइमेट है, जो पौधे की जड़ के आसपास है, उसको भी काफ़ी अच्छा रखने में सहयोग करती है। अगर गर्मी है तो उसको थोड़ा ठंडा रखती है और अगर सर्दी है तो इसको थोड़ा वार्म रखती है, जिससे कि पौधे की वृद्धि भी अच्छी होती है। और ये हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका बिल्कुल प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसके प्रयोग करने के 2 ही तरीके हैं, या तो हम इसको काट के मिट्टी में मिला दें या फिर इसको मिट्टी के ऊपर अगर डाल देते तो मल्च का काम करेगी। अगर काट के मिट्टी में मिलाते हैं तो भी ये पानी के साथ में गल जाएगी और गलने के बाद में खाद बनेगा। और जो भी पत्ते गिरते हैं या पत्ते गलते हैं तो उससे हमारे जो जमीन है उसको सभी के सभी पोषक तत्व मिलते हैं जो कि पौधे के अंदर होते हैं जी। और एक पौधे को 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये हमारी मल्च या जो भी देसी खाद होते हैं ये सभी के सभी इसकी आपूर्ति करते हैं और ये बहुत ही अच्छे संसाधन है। और अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो इनका सदुपयोग करना बहुत ही आवश्यक है जी। और आप जैसे जो प्रगतिशील किसान हैं उनको आगे आना चाहिए, जिससे कि दूसरे किसान भी आपको फॉलो करके इसका अनुसरण करते हुए देश का लाभ कर सके और अपना भी लाभ उठा सके। चलिए, बिल्कुल जानकारी का होना बेहद जरूरी और ये सारी जानकारी आपको लगातार हम देते हैं हेलो किसान में। फिलहाल जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से स्वच्छता की जो मुहिम है वो ना सिर्फ अब हमारे गांव में भी हमें नज़र आती है, उसके ज़रिए हमारे जो किसान हैं स्वस्थ भी हो रहे हैं और साथ ही आपको जानकारी दे रहे हैं पराली प्रबंधन के बारे में भी। फिलहाल हमारे साथ थप्पन जी जुड़े हुए हैं उड़ीसा से, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं?
हेलो। हाँ जी जी, स्वागत आपका। प्रफुल्ल पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, माफ कीजिए। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ जी नमस्ते जी। नमस्कार। मैं ये एक्चुअली हम जो हार्वेस्टर में काटते हैं। जी प्रफुल्ल जी। हाँ जी, हार्वेस्टर में हम जो धान काटते हैं उसमें जो पराली निकलता है मोटा होके पड़ता है, तो उसको हम जुताई कर नहीं पाते हैं। तो उसको जो आपका वेस्ट, हाँ जो पराली जो खेत में पड़ता है जी डिकम्पोजर, पूसा वेस्ट डिकम्पोजर जो सार बोल रहे थे जी, वेस्ट डिकम्पोजर स्प्रे करेंगे तो वो डिकम्पोजर होगा कि नहीं? चलिए बिल्कुल। डॉक्टर अब्बास क्या जानकारी देना चाहेंगे, कैसे इसको डिकम्पोज कर पाएंगे इसको? प्रफुल्ल जी, जब भी हम कोई भी पुराने पत्ते गिरे होते हैं उसमें अगर वेस्ट डिकम्पोजर डालते हैं और एक नमी मेंटेन करते हैं, उसमें सिंचाई भी दे देते हैं, तो ये 15 दिन के अंदर उसको गलाने का काम कर देता है। और ये जब गल जाती है, अब जब भी आप ट्रैक्टर चलाओगे या हल चलाओगे तो वो उसमें मिट्टी में मिल जाएगा, और मिट्टी में मिल जाने के बाद आप कोई भी फसल की उगाई कर सकते हो। वेस्ट डिकम्पोजर का जो प्रमुख काम है वो ये है कि उसको जल्दी से गला देना, और जब वो गल जाएगा तो उसमें वो मिट्टी के अंदर मिल जाएगा और आप उसमें कोई भी बुआई कर सकते हैं। और जहां तक आपने कहा कि बड़े बड़े उसमें टुकड़े होते हैं, तो इन टुकड़ों को छोटा करने के लिए एक आता है चॉपर, जो ट्रैक्टर के साथ चलता है। तो उसको अगर हम खेत में चला देते हैं तो जितने भी बड़े बड़े डंठल खड़े हैं या ज्यादा पत्ते पड़े हैं तो ये उसको काट के बराबर खेत में मिक्स कर छोड़ देता है। और उसके बाद में अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर डालते हैं और पानी देते हैं तो आप उसके अंदर उसको गलाने का काम कर सकते हैं। और अन्यथा आप सीधे भी जीरो सीड्रिल से या हैप्पी सीडर से उसमें गेहूं की या दूसरी फसल की बुआई भी कर सकते हैं, तो उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जितना भी पौधों के अवशेष हैं उनको जितना भी मिट्टी में मिलाएंगे उतनी ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, मिट्टी के जैविक गुण जिसके अंदर हम सूक्ष्म जीव है उनकी जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या बढ़ेगी, और हमारी जो मिट्टी उसकी नमी धारण की क्षमता बढ़ेगी। और साथ साथ में अगर हम कभी मल्च का प्रयोग करते हैं तो ये खरपतवार नियंत्रण में भी काम आएगी। तो हमारे सभी किसान भाइयों को इन उचित तकनीकियों को अपनाना चाहिए और अपना के अपनी लागत को भी कम करनी चाहिए, साथ साथ में उत्पादन बढ़ाते हुए अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, फिलहाल विपिन जी जुड़े हैं सागर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका विपिन जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर नमस्ते। जी नमस्कार। सर मेरे 2 सवाल थे जी। पहला सवाल ये था सर कि जो दवा का नाम बता रहे डॉक्टर साहब, तो सर ये जैसे छिड़काव करेंगे इसका, तो जो धान की पराली है और मक्के की है, तो क्या अलग अलग टाइम लगता है खाद बनने में, या सभी का एक मतलब लिमिट रहता है कि कितने दिन में खाद बन जाएगा? जी। और दूसरा सवाल ये था सर कि जो स्वच्छ किसान के बारे में मैं जानना चाह रहा था कि जो स्वच्छ किसान के बारे में क्या जानना चाह रहे हैं? संपर्क हमारा फिलहाल इनके साथ यहाँ टूट चुका है। विपिन जी, जो आपका पहला सवाल था कि धान का या मक्का का पुराल एक साथ गल जाएगा, नहीं, धान का पुराल गलने में कम टाइम लेगा, लेकिन मक्का का पुराल थोड़ा है ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि मक्का के जो डंठल हैं वो गलने में थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन पत्ते मक्का के वो भी धान के पुराल के साथ ही गल जाएंगे। और उसके बाद में आप कोई भी बुआई कर सकते हैं। और जो आपका डंठल है वो भी अगर पूरा नहीं गलेगा तो आधा गल जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी आप ट्रैक्टर हैरो चलाते हैं या आपका रोटावेटर चलाते हैं तो ये पूर्ण रूप से मिट्टी में भी मिल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल लेकिन बात का ध्यान रखना है कि खाली वेस्ट डिकम्पोजर नहीं, उसके बाद एक सही मात्रा में नमी भी बनी रहना चाहिए, क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर में सूक्ष्म जीव होते हैं और ये सूक्ष्म जीव जो है उसको गलाने का काम करते हैं। और सूक्ष्म जीवों के लिए पानी, मतलब उसको पानी भी जरूरी है, साथ साथ में माइक्रो क्लाइमेट अच्छी चीज है जिससे कि वो जल्दी काम करेंगे और जल्दी अच्छा काम करेंगे। और कई बार अगर आपका तापमान ज्यादा है तो हो सकता है एक सिंचाई और भी करनी पड़े, तो 2 सिंचाई में भी आपका पूरा काम हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज है, इससे आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और साथ साथ में पराली प्रबंधन में भी आपके काम आएगा, तो इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। जी बिल्कुल। और साथ ही यहाँ डॉक्टर कनकलता जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी जैसे डॉक्टर अब्बास ने बात की जो सूक्ष्म जीव हैं उनको किस तरीके से हम संरक्षित भी कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए, क्योंकि रसायन मुक्त खेती की भी हम बात करते हैं और स्वच्छ गाँव और स्वस्थ किसान की एक जो परिकल्पना है, इसमें कितना ये हम मान सकते हैं कि जितना रसायन मुक्त रहेंगे उतना ज्यादा स्वच्छता की तरफ आगे कदम बढ़ा सकते हैं?
बिल्कुल, क्योंकि जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, जैविक खेती की बात करते हैं, खास करके जो प्राकृतिक खेती की आजकल मुहिम चल रही है, तो इसमें तो आप देखिए कि बिल्कुल जो किसान के पशुशाला से या उनके खेत से जो निकल रहा है, सिर्फ उन्हीं को संसाधन बना करके खेती करने की बात की जा रही है। तो अगर हम जो पशुओं के गाय का गोबर है, गाय का मूत्र है, अगर उसका प्रबंधन कर लेंगे हम खाद बनाने के लिए, तो आप देखिए गंदगी अपने आप वहाँ से निकल गई है। और जो पत्ते हैं उनसे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, पेस्टिसाइड बनती है प्राकृतिक खेती में, और बहुत तरीके की चीज़ें बनती हैं प्राकृतिक खेती में, बहुत सारे उसमें ऐसी तकनीक है जो उन्हीं सब चीज़ों से बनता है। तो अगर वो खेत में जाता है तो कहीं भी किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है, ना ही वायु प्रदूषण होता है, ना ही भूमि प्रदूषण होता है, ना ही जल प्रदूषण होता है। जबकि अगर हम रासायनिक खेत की बात करते हैं, जब रासायनिक खेती की बात करते हैं तो ये जितने भी प्रदूषण है वो सब कुछ होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है, और स्वास्थ्य का प्रदूषण तो होता ही होता है। ये तो जग विदित है, इस पे बोलने वाली कोई बात नहीं है कि जब वो हम रसायन वाली चीजें खाते हैं तो हम बीमार होते हैं, और ये इन सब चीजों से तो हम मुक्त भी होंगे और सफाई भी रहेगी। बिल्कुल, यानी देखिए जो सिर्फ जब हम कहते हैं कि जो स्वास्थ्य प्रभावित होता है, ना सिर्फ हमारा बल्कि मृदा का भी, इस पर्यावरण का भी, और आवश्यकता यही कि इस बात को हम समझें। फिलहाल हमारे साथ एक और जो दर्शक हैं वो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मूरत जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका मूरत जी। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मैं ये जानकारी लेना पराली है तो उसमें अपन रोडर मीटर चला दें जी, रोडर मीटर तो वो अगली फसल कोई दुर्गाई तो नहीं थी जी। डॉक्टर बास कुछ और जानकारी लेना चाहेंगे आप इनसे? नहीं, इसमें इन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन में नहीं समझ पाया। जी मूरत जी, आप बता रहे हैं कि आपने जो चॉपर है उसका इस्तेमाल किया है अभी? नहीं, धान है तो सोयाबीन है जी। तो अभी खेत में आप बता रहे हैं कि पराली की जो समस्या है वो होती है, कैसे उसका समाधान हो? रोडर भी तो चलाते हैं, चला दें क्या? रोलर के लिए जलाने की आवश्यकता नहीं है इसमें, या तो आप वेस्ट कंपोस्ट का प्रयोग, जलाने के लिए कह रहा, उसको चलाने के लिए कह रहे हैं। रोलर चला देंगे कुछ नहीं, रोलर चलाओगे तो उसमें फायदा है क्योंकि जितना कम्पैक्ट हो जाएगी और मिट्टी के साथ नमी में रहेगी, और फिर आप वेस्ट कंपोस्ट का प्रयोग करोगे तो ज्यादा अच्छा काम करेगी, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास किसी कारणवश वेस्ट कंपोजर नहीं है तो भी आपके पास में अगर कहीं बायोगैस सैलरी मिल जाए 1-8 क्विंटल, वो भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी काम कर जाएगी। अन्यथा अगर पानी देकर उसमें यूरिया भी डाल देंगे थोड़ा सा, हालांकि वो रसायन है, लेकिन वो यूरिया क्या करता है कि जो सूक्ष्म जीव उनके खाना बन जाता है, और वो सूक्ष्म जीव जो उनकी संख्या बढ़ जाती है वो भी इसमें गलाने का काम आता है। लेकिन सबसे अच्छा विकल्प जो है वो वेस्ट डिकम्पोजर है। दूसरी बात, बायोगैस की सैलरी है, उसका प्रयोग कर सकते हो, वो भी एक स्टार्टर का काम करती है और वो भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो इन तीनों में से कोई सी चीज इस्तेमाल करते हुए आप आराम से पराली को गला के उसको अपने खेत में मिला के अच्छी खेती कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल देखिए किस तरीके से एक जो बेहतर विकल्प आपके पास है पराली का, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं, और साथ ही स्वच्छ भारत की जो परिकल्पना है उसको और ज़्यादा सार्थक भी बना सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ,
अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं स्वच्छ गांव, स्वस्थ किसान और पराली प्रबंधन के बारे में। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फिलहाल एक और दर्शक हैं जो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं अनिल जी? सर गुड इवनिंग सर। एक्चुअली माय क्वेश्चन इज कि करीबन 14 इयर्स पहले ना क्लाउड बर्स्ट हुआ था मेरे यहाँ जी। तो उससे क्या हुआ कि मेरी 48 कनाल्स जो है वो वॉश आउट हो गई जी। तो अभी रिसेंटली मैंने जून में उसको सारा लैंड डेवलपमेंट में करा के नाउ माय पॉइंट इज कि मैं पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूँ जो दरिया हमारे ब्यास नदी बिल्कुल पास है, जो दरिया उसका जो पना होता है जी, वो अगर मैं उसमें सारे में डलवा दूं 10-12 ट्रॉलीज, वो बेस्ट रहेगा या पैनलिस्ट किसको सजेस्ट करेंगे या गोबर खाद दैट इज मैन्योर। सो व्हाट इज द बेस्ट वे सो दैट आई कैन गेट द मैक्सिमम आउटपुट आउट ऑफ बोथ दीज। जी अनिल जी, लेकिन जो फसल आप कौन सी लेते हैं अगर इस बारे में बता दें एक बार। अभी जैसे गेहूं का है ना सर, अभी गेहूं का टाइम आ रहा है ना, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 1 महीना बचा हुआ, हमारे यहाँ थोड़ा लेट होती है नवंबर के आसपास स्टार्टिंग में जी। चलिए बिल्कुल। और दूसरा इसमें मैं ये भी यूज कर सकता हूँ जो 16, 32, 12 जो NPK है, ये भी यूज कर सकता हूँ कि नहीं? अगर बताओ तो दैट इज बेस्ट। थैंक यू फॉर दिस। जी डॉक्टर अब्बास कुछ। अनिल जी आपका सवाल बहुत ही सुंदर है क्योंकि आपकी मिट्टी में नुकसान हुआ, कुछ ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी बह गई है, आप उसके लिए चिंतित है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ में चिंता के साथ साथ में 2 इसके उपाय हैं। सबसे पहला उपाय तो ये, अगर आपके पास सड़ी गली गोबर की खाद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा अच्छा विकल्प है, अगर बायोगैस की सैलरी आपके यहाँ कोई बायोगैस प्लांट है जिसमें से खाद निकलता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा विकल्प है आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और चौथा जो विकल्प आपने बताया है कि इसमें NPK जो आपने 12, 32, 16 बताया उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप पहले अपनी मिट्टी की जाँच करवा लें। जब आप मिट्टी की जांच करवाएंगे तो आपको पता लगेगा आपकी मिट्टी की ऑर्गेनिक कार्बन कितनी है, उसमें नाइट्रोजन की कितनी उपलब्धता है, साथ साथ में फास्फोरस कितना है और पोटास कितना है। उसी के आधार पे अगर आप खादों का प्रयोग करेंगे तो आपको कम लागत से ज्यादा उत्पादन मिलेगा जी। और अगर आप सिंपल वैसे डालेंगे कि आप अपने अंदाजे से डाल रहे हैं तो कई बार कुछ पोषक तत्वों की खेत में अधिकता होती है लेकिन उसको डाल देते हैं, जिससे पैसा लग जाता है लेकिन हमें लाभ नहीं मिलता। लाभ तभी मिलेगा जब इसमें एक और भी काम कर सकते हैं कि आपको अगर बायो फर्टिलाइजर मिल जाए तो अपने बीज को बायो फर्टिलाइजर से या जिसको हम कहते हैं जीवाणु खाद, उससे उपचारित करके अगर बुआई करते हैं तो उससे आपको नाइट्रोजन की बचत होगी, साथ साथ में मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवों की संख्या भी बढ़ेगी और आपकी उत्पादन लागत भी कम होगी। आप इन सभी विकल्पों का ध्यान रखते हुए, जहां तक आपने दरिया की मिट्टी डालने की बात की है जी, तो मिट्टी डालना वैसे तो अच्छी बात है लेकिन इसमें लागत आपको ज्यादा आएगी, उतना हमें आपको लाभ नहीं मिल पाएगा जी। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मिट्टी डालना जो है सबके लास्ट का विकल्प है, उसका अगर प्रयोग करते हैं कोई घाटा नहीं है क्योंकि जो भी मिट्टी में दरिया की मिट्टी होती है उसमें उपजाऊपन ज्यादा होता है और आपकी मिट्टी का उर्वरकता को बढ़ाएगा, लेकिन उसमें लागत ज्यादा है, मेहनत भी ज्यादा है। तो आप इस तीनों जो विकल्प मैंने बताए हैं आप इसका विश्लेषण करते हुए जो भी आपको उचित बनता है वो कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल। साथ ही यहाँ डॉक्टर कनकलता जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चुनौतियां हैं वो हर जगह हमें दिखती हैं, हर सिक्के के 2 पहलू कहे जाते हैं। ऐसे ही जब हम स्वच्छ गाँव की बात करते हैं, स्वस्थ किसान की हम बात करते हैं, वहाँ पर और किस तरह के जो चुनौतियाँ हैं वो आपको दिखती हैं जिनका समाधान या जिनका हल हाल फिलहाल में बेहद ज़रूरी है? जी हाँ, जैसे देखिए एक तो मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी जो गोवर्धन योजना है, जो अभी गोवर्धन योजना लागू हो रहा है और कई राज्यों में लागू हुआ है और कहीं कहीं अभी ये लागू होने के कगार पे है। तो यहाँ जैसे अभी मैं कांगड़ा से जो भाई थे उनकी जब मैंने समस्या सुनी और डॉक्टर साहब ने जो समाधान बताया कि उनको अभी स्लरी की ज़रूरत है, लेकिन शायद संभवतः इतनी स्लरी उनको कहीं आसपास में ना मिले क्योंकि गोबर गैस जितना प्रयोग में आना चाहिए अभी भी किसान नहीं कर रहे हैं।
तो अभी ये गोवर्धन योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़े यंत्रों की संकल्पना की गई है, बन भी रहे हैं। इंदौर में तो कई एकड़ की जमीन पे ये एक गोबर बैंक की जैसे शुरुआत की गई है, जहाँ पे किसानों से गोबर लिया जाएगा और उसको फिर परिवर्तित की जाएगी, उनको उससे गोबर गैस बनेगा, जो गैस फिर दूसरे उपयोग में आएंगे, जहाँ जहाँ उसका उपयोग होता है, ईंधन के रूप में या दूसरे भी संयंत्र में, गाड़ियों के लिए, जैसे जहाँ भी उपयोग होता है। और वो जो स्लरी है वो किसानों में भी मतलब जो किसान को जरूरत है वो खरीद सकते हैं। तो ये गोवर्धन योजना के बारे में भी किसानों को जानकारी लेनी चाहिए। आजकल बहुत सारे जो माध्यम हो गए हैं, लगातार दूरदर्शन से देख सकते हैं, उनको कभी ना कभी इसका मिलेगा, और आजकल सोशल मीडिया पे भी इसके बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो ये मैं चाहती हूँ कि गोवर्धन योजना कई सारे सवालों का जवाब है। एक तो स्वच्छता की बात करती है, स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य की बात आ जाती है, भूमि की उर्वरा शक्ति की बात आ जाती है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। और जो दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है उसमें मैं चाहूंगी कि जो हमारे देश में जो तंबाकू खाने वाली जो आदत है, और ये तंबाकू जहाँ हेल्थ को तो हानि पहुंचा ही रहा है जो खा रहे हैं उसको, लेकिन वो पूरी गंदगी का अंबार है। जब आप गांव में निकल जाइए तो आप देखेंगे कि पूरे रास्ते पे आप जहाँ भी देखेंगे, यहाँ तक कि मंदिरों के आसपास में, स्कूल के आसपास में भी आप ये तंबाकू के जो गुटखा हैं उनके बहुत सारे रैपर आपको पड़े हुए मिलेंगे। और ये जो गंदगी है और थूकना, अभी कितना भाई सरकार की एक सीमा होती है, वो कहाँ तक पहुँच सकती है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करती है, लेकिन हमारे लोगों को भी उसमें प्रयासरत होना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें हमें और बदलाव लाने होंगे। और जिस तरीके से अगर हम प्लास्टिक के प्रतिबंध की बात करते हैं तो वो भी एक बड़ा कारक यहाँ सिद्ध हो रहा है कि कैसे स्वच्छता को हम बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आज यहाँ डॉक्टर कनकलता जी और डॉक्टर JPS डबास, आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो बात हुई किस तरीके से देखिए स्वच्छता को लगातार हम बढ़ा सकते हैं और पराली का प्रबंधन भी कर सकते हैं। अब हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। कल बात करेंगे FPO यानी किसान उत्पादक संगठन की, और साथ ही आपको जानकारी देंगे शरदकालीन गन्ने की बुआई और सह फसली खेती के बारे में। इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव है तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी आप नोट कर लीजिए। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, जहां पर जाकर ना सिर्फ आप अपना सवाल जो है वो साझा कर सकते हैं, कोई फोटो या वीडियो भी है तो आप हमें टैग कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। और इसके साथ ही आप DD किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं, जहां पर आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और ये आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं DD किसान के YouTube चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे DD किसान के YouTube चैनल पर, और यहाँ ये सारी जानकारी आप हेलो किसान के माध्यम से कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।